अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ रहा एक गेर बाय मरियम रहीम का फोर्थ एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। आज सुबह फजर की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी। अब वो अपने घर जाने के बजाय कुछ दिन के लिए आयरा के यहाँ आ गई थी। वो कुछ दिन सुकून से गुजारना चाहती थी। आयरा यहाँ अपने घर में अकेली रह रही थी कुछ दिनों से, क्योंकि उसके माँ बाप अपने किसी रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में लाहौर थे। उन्होंने आयरा को भी साथ चलने को बोला था, लेकिन वो नहीं गई थी क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था घूमना फिरना। वो हमेशा बस उसी जगह जाती थी जहाँ उसे कोई काम होता था। उसकी माँ उसके उस आदत से सख्त नाला थी, लेकिन आयरा को ये बात समझ नहीं आती थी। फजर आयरा के बराबर वाले कमरे में रुकी हुई थी। उस घर में 4 कमरे थे। एक आयरा का कमरा, एक उसकी माँ बाप का, दूसरा ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था और एक वो जिसमें फजर और रामिस ठहरे हुए थे। उस घर में 2 कमरे नीचे थे तो 2 ऊपर। आयरा का कमरा भी ऊपर था, तो इसलिए उसने फजर को भी अपने बराबर वाले कमरे में ही शिफ्ट किया था। नीचे वाले के 2 कमरे बिल्कुल सामने टीवी लॉन्च था और वहाँ हल्के नीले रंग के सोफे रखे हुए थे। उनके सामने ही दीवार पर LED नस्ब था। सोफों से कुछ कदम दूर पतली सीढ़ियाँ थीं, तो उनके सामने ही डाइनिंग एरिया था। वहाँ ही उनका किचन भी था। अब हम सीढ़ी से चढ़कर फजर के कमरे की जानिब बढ़ते हैं। उसने आज सियाह रंग का पैरों को छूते हुआ फ्रॉक पहन रखा था, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक थी। बालों का जूड़ा बना हुआ था और सर पर सफ़ेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। उसने कानों में सफ़ेद रंग के टॉप्स पहन रखे थे, जिनकी चमक काफ़ी तेज थी। रामिस उसके पहलू में सो रहा था। वो उसके बराबर में बैठी हल्की हल्की उसके नरम बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। तभी वहाँ आयरा आई थी। क्या हाल है मेरी जान? आपके सर में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वो आते ही धप करके पलंग पर बैठी थी। फजर ने घूरकर उसे देखा था, फिर रामिस की तरफ इशारा किया। उप्स, सो सॉरी। उसने कान पकड़ लिए थे। पागल न हो तो। फजर उसकी इस हरकत को देखकर हंसती थी। ओ हेलो, पागल होंगी तुम? वैसे भी मेरी अम्मी कहती हैं जो बोलता है वही होता है, इसलिए बोल लो, आई डोंट केयर। उसने आखिर में जुबान निकालकर फजर को चढ़ाया था। तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता आयरा। फजर ने अफसोस से उसे देखकर कहा था। हाँ, नहीं हो सकता, और कुछ? उसने फखरे अंदाज में मुस्कुरा कर कहा था। फजर ने उसे जवाब दिए बगैर अपना फ़ोन उठा लिया और अब एक नंबर मिलाने लगी थी। ये तुम किसे फ़ोन कर रही हो? सर हाशिर को। क्यों? क्या मतलब क्यों? फजर हैरानी से बोली। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम हाशिर को किस वजह से फ़ोन कर रही हो? यार, काम के सिलसिले में, और किस लिए करूँगी? फजर ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा था। वैसे तुम किसी और वजह से भी कर सकती हो उन्हें फ़ोन। उसने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा तो फजर ने उसे घूर कर देखा था। आयरा ने डर कर उसे देखा, फिर सर झटकते हुए वापस बोलने लगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश तुम्हारी जगह में होती तो मैं हाशिर को देख सकती। वैसे उसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है क्या? अगर है तो प्लीज़ मुझे भेजो। फजर उसकी बात सुने गुस्से से उसे देखने लगी थी। अच्छा अच्छा, अब ऐसे भी जहरीली नागिनों की तरह तो मत देखो। उसकी बातों को फजर इग्नोर किए हुए कॉल करने लगी थी। पहली बार मिलाने पर फ़ोन काट दिया गया था। अब फजर दोबारा फ़ोन कर रही थी। आयरा ने उसे फ़ोन स्पीकर पर रखने को कहा। फजर ने सर हिलाते हुए बटन प्रेस कर दिया। अब पूरे कमरे में आवाज़ गूंजने लगी थी। अरे भाई, कौन पागल हो? क्यों बार बार फ़ोन किए जा रहे हो? जब एक दफ़ा फ़ोन कट कर रहा है अगला बंदा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो फिर क्यों फ़ोन कर रहे हो? सामने जो भी था काफ़ी गुस्से में लगता था, इसलिए उस पर चढ़ाई कर गया था। आयरा ने फजर के हाथ से फ़ोन छीनकर अपने करीब किया था। ओ मिस्टर, आपको तमीज़ नहीं है क्या लड़कियों से बात करने की? क्या आपकी ऐसी तरबियत की गई है? सामने वाला बंदा इस आवाज़ को फ़ौरन पहचान गया था। एक झटके से वो कुर्सी से खड़ा हुआ, क्योंकि फ़ोन में साफ कुर्सी के टायरों के चड़चड़ाने की आवाज़ आई थी। आइंदा मेरी दोस्त से अगर इस लहजे में बात की तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, फिर सारा गुस्सा वहाँ के कैदियों पर निकालना। अभी सामने वाला बंदा जवाब देता, उसने गुस्से से कॉल काट दी थी। ये क्या था? फजर हैरानगी से उसे देखकर बोली थी। क्या मतलब क्या था? मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? अल्लाह अल्लाह आयरा, तुम जानती भी हो ये कौन थे? ये सर ताबिश थे, सर हाशिर के बेस्ट फ्रेंड और उस कंपनी के 30% के पार्टनर। आयरा ने उसके बात पर सर झटका था। होगा, मुझे क्या? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि उस बदतमीज ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। काश मेरे सामने होता तो मैं मुंह तोड़ देती। आयरा ने गुस्से से उसे घूरा था।
अच्छा अच्छा, बस अब गुस्सा थूको और चलो नीचे खाना खाने। हम उसी मंजर की दूसरी जानिब चलते हैं जहाँ ताबिश कुछ देर पहले ही ऑफिस में आया था। आज ताबिश ने आधी आस्तीन वाली शर्ट, जिससे उसके कसरती बाजू झलक रहे थे, के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। हाथ में कई तरह के बैंड्स थे और सफ़ेद जॉगर्स पहन रखे थे। बाल माथे पर लाओबाली लड़कों की तरह बिखराए हुए। अब वो बैठा कुछ उस तरह था कि उसकी दोनों पाँव हाशिर की मेज़ पर थे और उसके हाथ में हाशिर का मोबाइल था, जिसमें वो कोई गेम खेलने में मसरूफ था। हाशिर काम के सिलसिले में कमरे से बाहर गया था, वरना वो ताबिश को इस तरह बैठे हुए देखकर गश खा जाता, क्योंकि वो बहुत सफाई पसंद था। ताबिश गेम खेलने में इतना गुम था कि उसके हाथ में हाशिर का फ़ोन बजने लगा था। उसने झुंझलाकर फ़ोन काट दिया, लेकिन लगता था फ़ोन करने वाला काफ़ी ढीठ वाक़ई हुआ था, क्योंकि दोबारा से फ़ोन बजने लगा था। उसने नाम पढ़े बगैर ही फ़ोन उठा लिया था। अरे भाई, कौन पागल हो? क्यों बार बार फ़ोन किए जा रहे हो? जब एक दफ़ा फ़ोन कट कर रहा है अगला बंदा, तो आपको समझ आना चाहिए कि बंदा आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो क्यों कर रहे हो? उसने गुस्से से उस बेचारे को बिलावजह ही काफ़ी सुना डाला था, लेकिन अगला झटका ताबिश के लिए 140 वोल्ट से भी बड़ा था। ओ मिस्टर, आपको तमीज़ नहीं है कि लड़कियों से बात करने की? क्या आपकी ऐसी तरबियत की गई है? ये तो वही आवाज़ थी। हाँ, वो उस आवाज़ को लाखों में पहचान सकता था। उसे बेइख्तियार ही वो दिन याद आ गया था जब उसने उस लड़की को टक्कर मारी थी। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ था कुर्सी से, तो उसके टायर की चड़चड़ाहट उठे थे। कुछ देर तो ताबिश को समझ नहीं आया उसके साथ हुआ क्या है। आइंदा अगर मेरे दोस्त से इस लहजे में बात की तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, फिर सारा गुस्सा वहाँ के कैदियों पर निकालना। अभी वो उसको कोई जवाब देता, उस लड़की ने गुस्से से कॉल काट दी थी। अब मंजर कुछ ऐसा था कि ताबिश इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी हाशा दरवाजा खोले अंदर आया और अपने सामने का मंजर देखकर हैरान हो रहा था। क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह वहां फुदक रहे हो? ताबिश रुका। 2 दफा उसने मेरी बात काटी है। उंगली से वी का इशारा किया था। ताबिश अलवी की, यानी एसपी ताबिश, और इस कंपनी के 30% पार्टनर की। वो इस तरह में मुब्तला दोबारा चलने लगा था। उसे किसी पल चैन मुयसर नहीं आ रहा था। कौन लड़की है जिसने हमारे हीरो को गुस्सा दिला दिया है? हाशिर हैरान हुआ। ताबिश ने रुककर उसे देखा और वापस चलने लगा और फिर सुना दी अपनी सारी कथा। मैं अम्मा के साथ हॉस्पिटल गया था, तब भी उसने मुझे चुप करवा दिया था, और आज तुम्हारे फ़ोन पर उसने कॉल की थी, तब भी उसने मुझे चुप करवा दिया। और तो और मैडम ने मुझे यानी ताबिश अलवी को धमकी दी, पुलिस की। एक पुलिस वाले को पुलिस की धमकी दी जा रही है? वाह! हाशिर उसकी सारी कथा सुनकर बेसाख्ता ही हंस दिया था। शुक्र है कोई तो है जो एसपी ताबिश अलवी को चुप करवा सकती है, वरना हम में से तो कोई नहीं कर सका। ताबिश गुस्से से उसकी जाने बढ़ा था। तभी दरवाजे से हाशिर अपने बचाव के लिए भागा था। फजर कुछ दिनों से आराम के बाद आज ऑफिस आई थी। उसकी तबीयत संभल चुकी थी। उसने सादे लोन की सियाह रंग की कुर्ती, जिसके गले पर हल्का काम हुआ था, उसके साथ चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। सर पर ऊंची पौनी बंदी और माथे पर एक छोटी सी बैंडेज थी। कानों में सफ़ेद मोती जैसे टॉप्स और पैरों में सियाह रंग की चप्पल थी। वो अभी तक आयरा की तरफ ही थी, क्योंकि आयरा उसे अभी जाने ही नहीं दे रही थी। उसका मानना था कि जब तक फजर उसके पास है उसके अच्छे से देखभाल कर लेगी, लेकिन अगर वो उसे अपने घर जाने देगी तो वही उसके लिए रोज़ का तमाशा, यानी उसके बाप के मसले होने थे। इसलिए उसने रोक रखा था। उसने उस दिन के बाद से अपने घर फिर कदम न रखा था। उसे भी कुछ दिन सुकून के चाहिए थे। अस्सलामु अलैकुम। फजल सबको सलाम करके अपनी वर्किंग चेयर पर बैठी थी। सब बारी बारी आकर उसकी तबीयत पूछ रहे थे। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई? इससे से कई आवाज़ें थीं जिनको वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी। नहीं नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है। और बताओ तुम कैसे हो? हम भी अल्लाह का शुक्र ठीक है। सबने एक जबान होकर उसे जवाब दिया था और वो मुस्कुराकर अपने काम में महुँ हो गई। कुछ देर बाद उसके टेबल पर रखा हुआ लैंडलाइन बजने लगा था। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फजर, आपके टेबल पर जो ब्लू कलर वाली फाइल रखी है, काइंडली वो मेरे कमरे में ले आएं। ये कहते ही उसने फ़ोन रख दिया था। अब फजर हाशिर के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी दस्तक देने लगी थी। यस कम इन। फजर अंदर गई तो सामने हाशिर को अपने लैपटॉप में मसरूफ देखा था। आज हाशिर ने मुकम्मल स्याह रंग का सूट पहना था और साथ टाई सुरमई रंग की थी। बाल जेल की मदद से पीछे किए हुए थे। हाथ में महंगी ब्रांडेड घड़ी थी और पैरों में सियाह चमकदार जूते, इतने कि उसमें हम अपना अक्स बगैर किसी मुश्किल के देख सकते हैं। है वह सीट? हाशिर ने उसे देखते ही अंदर आने को, फिर अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। फजर उसके सामने तकल्लुफ में बैठ गई। और कैसी तबीयत है आपकी? फजर ने बाद में उसे इत्तला दे दी थी।
हाशिर लैपटॉप साइड में करके अब उससे मुखातिब था। जी सर, अल्लाह का शुक्र है अब। और सर ये आपकी फाइल। उसने फाइल आगे हाशिर की तरफ बढ़ाई तो उसने थाम दी। वो काफ़ी देर खामोशी से बैठी रही और हाशिर को काम करता हुआ देखती रही। लबों पर जबान फेरी और बिल आकर कह उठी, सर क्या मैं जाऊं? हाशिर ने फाइल के पन्नों को आगे पीछे करते हुए उसे देखा। एक मिनट फजर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। फजर ने सवालिया निगाहों से उस भूरी आंखों वाले शख्स को देखा था। जी? आपको ये चोट कैसे लगी? मेरा मतलब है, क्या आपका एक्सीडेंट हुआ था? फजर उसके अचानक के सवाल करने पर गड़बड़ा गई थी। नहीं सर, बस सीढ़ियों से मेरा पाँव फिसल गया था, जिसकी वजह से ये चोट आई। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे कायल करने की कोशिश की थी। वो उसकी बात पर कायल नहीं हुआ था। उसे लगा फजर कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने ज़्यादा तरद्दुद करने की कोशिश नहीं की। उसने वक्त पर सब छोड़ दिया था। अभी हाशिर कुछ बदले में जवाब देता, लेकिन उसकी नौबत न आई थी, क्योंकि कोई था जो धड़ाम से दरवाज़ा खोले हुए अंदर आया था। आसमानी रंग के गोल गले वाली ओवर साइज शर्ट के साथ सफ़ेद रंग की जीन्स पहने हुए वो काफ़ी प्यारा लग रहा था। दाएं कलाई में मुख्तलिफ अकसाम के रंग बिरंगे बैंड्स थे और बाएं कलाई में एक महंगी ब्रांड की घड़ी। जूते चमक रहे थे। अपनी तैयारी के मामले में वो खासा इंतहा पसंद था। ताबिश ने फजर और हाशिर को आमने सामने बैठे देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ हाशिर को देखा था। हाशिर ने उसकी ये मुस्कुराहट देख ली थी। फजर भी मुड़कर ताबिश को देखने लगी थी। अस्सलामु अलैकुम फजर, क्या हाल है? और सुनाए, कैसी तबीयत है अब आपकी? इतने दिन छुट्टी कर ली? उसने आते ही सवालों की बौछार कर दी थी। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और मैंने जानबूझकर इतनी छुट्टियां नहीं की थी अबिश सर, मैंने सर हासिर को सब बता दिया था। अच्छा ठीक है। उसने एक पल को तवक्कुफ किया, फिर बोला, वैसे आपको ये चोट कैसे लगी थी? ताबिश ने उस चोट की तरफ देखते हुए कहा था। फजर ने अपनी सफ़ेद पट्टी पर हाथ फेरा और सोचने लगी थी कि ना जाने अब उस चोट की वजह से और कितना जलील होना होगा। सर, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ताबिश ने एक पल को बहुत गौर से फजर की जानिब देखा था। उसे महसूस हुआ कि असल कहानी कुछ और है, जिसे फजर छुपाने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी नज़रों का रुख हाशिर की जानिब किया था। उसके चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात थे। उसने वापस नजरें फजर की जानिब की, फिर बोला, लेकिन ये चोट तो सीढ़ियों से गिरने वाली नहीं लग रही। ये चोट ऐसी लग रही है जैसे किसी ने आपको बहुत जोर से मारा हो। देखें, आप छुपाएं मत, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने देखा कि फजर के चेहरे पर वाज़ेह घबराहट के निशान थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो हाशिर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी थी। इग्नोर करें उसे फजर, ये ऐसे ही बोलता रहता है, बल्कि जो भी बोलता है फजूल ही बोलता है। हाशिर ने तंबी वाले अंदाज में उसे देखा। अच्छा जी, लड़की क्या मिल गई, भाई को ही फजूल बोल दिया? या अल्लाह, देख रहा है ना तू, कितनी नाइंसाफी होती है तेरे इस गुनहगार बंदे के साथ। ताबिश ने बस ये दिल में सोचा और हाशिर को दोस्त दोस्त न रहा वाले अंदाज में देखते हुए नफी में सिर हिलाने लगा। सर, क्या मैं जाऊं? काफ़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद फजर ने इजाज़त चाही। हाशिर ने इस बात में सिर हिलाया तो वो समझ गई और चली गई। हाशिर ने अपना रुख मोड़कर ताबिश को देखा, जो अब उसकी मेज़ पर बैठ गया था। वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आया था। ताबिश ने डरने की एक्टिंग की थी। सीधा होकर बैठो, तुम्हारा घर नहीं है ये। ताबिश ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, अच्छा जी, ऐसा है क्या? अच्छा हुआ बता दिया यार, वरना मैं तो घर समझकर यहाँ अपना बिस्तर लगवाने लगा था। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया। ताबिश ने सीने पर हाथ रखे हुए उसे अदब से कहा था। उसी पल दिमाग में एक बात आसमाई थी। वैसे मैं बता देता हूँ, ये दाल नहीं गलने वाली, अपने दिल को संभाल कर साइड में कर दो। ताबिश ने उसके सीने पर दस्तक दी थी। हाशिर गुस्से से उसे देखते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया था। कुछ भी बोल देते हो बगैर सोचे समझे। हाशिर ने वापस लैपटॉप को अपनी जानिब खिसका लिया। बेटा, घाट घाट का पानी पिया है, यूं चुटकियों। चुटकी बजाते हुए, मैं बता सकता हूँ तुम कितने पानी में हो, इसलिए भाई से पंगा नहीं लेना, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। फजर अपने घर जाने की तैयारी में लगी थी। उससे काफ़ी दिन हो चुके थे आयरा के यहाँ। वो जल्दी जल्दी अपने सामान समेट रही थी। तभी आयरा वहाँ आई थी और अपने सामने फैले हुए उन कपड़ों को देखने लगी थी। फिर उसकी नज़र फजर पर गई। रामिस फजर के मोबाइल में कोई गेम खेल रहा था। ये किधर जाने की तैयारी हो रही है मैडम जी? आयरा अपनी कमर पर हाथ जमाए हुए उसकी जानिब आई थी। फजर ने रुककर उसकी जानिब देखा, फिर बोली, अपने घर, और कहाँ जाऊंगी? क्या? आयरा को महसूस हुआ उसने कुछ गलत सुना है। क्या क्या? मैं वाकई में जा रही हूँ घर। फजर को उसके सवाल की समझ नहीं आई थी। तो क्या ये घर नहीं है, सड़क है? फजर ने उसकी बात हंसते हुए नफी में सर हिलाया।
हाँ मालूम है कि ये घर है, पर यार बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ रुके हुए, तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। हाँ तो सिर्फ 1 हफ्ता ही तो हुआ है फजर। उसने अपने आबरू उस्काते हुए उसे देखा। हफ्ता भी बहुत होता है आयरा, दूसरों के घरों में रहने के लिए। उसने अपने और रामिस के कपड़े सूटकेस में रखते हुए कहा था। यानी तुम इसे अपना घर नहीं समझती हो? आयरा ने अफसरदा होकर उसे देखा था। फजर ने उसे अजीब नजरों से देखा। अरे भाई, कभी ना कभी तो जाना है ना मुझे आयरा, अब सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर आयरा उसके जाने पर राजी ना थी। परवर कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। आयरा उसकी बात सुनते उसके गले आ लगी थी। मुझे तुम्हारी याद आएगी। फजर ने उसकी गुलोगीर आवाज सुनी, फिर उसकी पीठ सहलाने लगी। आयरा को पता चलता कि उसकी दोस्त दरबदर की ठोकरें खाने वाली है, तो वो उसे कभी न जाने देती। कुछ देर में फजर अपने बेटे समेत उस 2 कमरे वाले घर में दाखिल हुई थी, तो सामने ही उसका बाप सफ़ेद शलवार कमीज में तैयार हुए खड़ा था, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। वो इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फजर उनको दरगुजर करके गुजरना चाहती थी, पर ना गुजर सकी। उसे महसूस हुआ ज़मीन ने उसके पाँव जकड़ लिए हों, क्योंकि उसी वक्त उसकी समात में ये तकलीफ दे अल्फाज गूंजे थे। हाँ हाँ सर, बस जैसे ही मेरी बेटी आती है मैं आपको बता दूंगा। आप अपना आदमी भेज दीजिएगा, उसके बाद आप जाने। और हाँ सर, कीमत मैं पूरी वसूल करूंगा, 1 टका नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी को बस अपने पैसों से मतलब था, बेटी को तो उसने किसी खाते में नहीं रखा था। फजल ने उसकी बात सुनी, दीवार का सहारा लिया था। वो गिर जाती अगर रामिस उसे ना पकड़ता। ममा संभाले खुद को। फजल ने नम आंखों से रामिस की जानिब देखा और फिर सोचने लगी, क्या ये सब दोबारा से दोहराया जाना था? क्या उसकी जिंदगी में बस एक आदमी से दूसरे आदमी को दोबारा बेचा जा रहा था? क्या उसकी ही जिंदगी में ये सब कुछ होना लिखा था? वो ही क्यों चुनी गई थी? कोई और लड़की भी तो हो सकती थी, पर नहीं, शायद ये सब उसकी किस्मत में होना ही लिखा था। वो आदमी अब भी फोन कान से लगाए हुए पीछे वाले की बात सुनकर मुस्कुराए हुए जा रहा था। जुल्फी, तू अभी लालच दिखा रहा है, सोच ले, अगर मुझे मेरे हिसाब की ना लगी वो, तो तेरी खैर नहीं। उस आदमी ने छुपे लफ्जों में जुल्फी को धमकी दी थी। हाँ सर, मैं दिखाऊंगा लालच, और कसम से जब आप मेरी बेटी को देख लोगे ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों लालच दिखा रहा हूँ। और रही बात आपके हिसाब की, तो मुझ पर भरोसा नहीं है क्या आपको? उसने शिकवा कुना अंदाज में पूछा था। भरोसा है तुम पर, तभी तो ये सौदा किया है। अगर भरोसा ना होता तो आज मैं खुद तुमसे बात ना कर रहा होता। जुल्फी उसकी भी बात सुने हुए मुतमईन हुआ था, फिर ठंडी सांस भरी। बस फिर आप मजा लो। आंखों में पैसों की ऐसी चमक थी कि सगी बेटी तक को वो भुला बैठे थे। क्यों, तुम्हारी बेटी क्या इतनी खूबसूरत है? पीछे से खबासत भरी आवाज गूंजी थी। हाँ बहुत खूबसूरत है, देखना सर, आप दुआएं दोगे मुझे। फजर के कदमों में अब खड़े होने की सकत दम तोड़ गई थी। उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। दफतन उसके जहन में आया कि वो दोबारा यहाँ से जाए। उससे अपने दोस्त का ख्याल आया था, काश वो उसकी बात मान लेती। वो ये सब दोबारा अपने साथ होने नहीं दे सकती थी। पहले उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन अब उसके साथ उसका बेटा था, जो उसकी जिम्मेदारी था, जिसे हिफाजत की जरूरत थी। फजल ने रामिस का हाथ थामा और अपना सामान लिए वो घर जैसे आई थी वैसे चली गई। आज सूरज सवाने से पर था। शाम के 5 बजे का वक्त था, और वो इस वक्त समंदर की गीली रेत पर अपने भारी कदम धर रहा था। वो जैसे एक कदम उठाता तो उसके कदमों के निशान उससे गीली रेत पर छप जाते। पसे मंजर में समंदर की लहरें ठाटे मारते हुए उसके कदमों की जानी बढ़ रही थीं। जरा सी लहर उसके पाँव को भिगोकर वापस अपनी राह को चल पड़ती। वो किसी गहरी सोच में गुम दिखाई दे रहा था, या ये कहना मुनासिब समझो कि किसी के ख्यालों में गुम था। कराची का मौसम नॉर्मल ही था, ना ज़्यादा ठंड थी और ना ही गर्मी। उसने आज सिया आस्तीन वाली खुली शर्ट, जो कि हवा के दोष से फड़फड़ा रही थी, और सिया पैंट पहन रखी थी। पाँव में सफ़ेद जोगर्स मकीन किए बाल माथे पर बिखराए थे। वो अपने कदमों की जानिब देख रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे के तासुरात बखूबी देखे जा सकते थे। वो जब भी खुद को अकेला महसूस करता था, तो वो सबसे छुपकर उस जगह पर आ जाता था। न जाने क्यों उस जगह आकर उसे एक अलग ही सुकून और फरहत बख्श सा माहौल मिलता था। उसके अंदर आजकल एक नई कयामत बरपा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या होता जा रहा है। वो एक अलग सी कैफियत का शिकार था। वो सफ़ा के लिए आजकल कुछ महसूस करने लगा था, या ये कहना आसान रहेगा कि वो चिपके से उस लड़की को पसंद करने लगा था, जो ना जाने कब पसंद से मोहब्बत पर बराजमान हो गई थी। एक मंजर उसकी आंखों के सामने उजागर हो रहा था।
اس نے محسوس کیا وہ اس گیلے سمندر کے بجائے اسی منظر میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ ٹھنڈی لہروں کا شور اب کم سنائی دے رہا تھا۔ یہ یونیورسٹی کے فائنل سیمسٹر کے دن تھے اور وہ چابی کو ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کہیں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا جو اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ تابش چلتے چلتے ایک دم رک گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک لڑکی پر پڑی تھیں جو بہت رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے اس لڑکی کو یوں روتا ہوا دیکھ کر دل میں ایک شدید قسم کی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے لڑکے نے اس کی غیر موجودگی پا کر پیچھے کی جانب دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اس نے تابش کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ کیا ہوا، تم رک کیوں گئے؟ وہ رو رہی ہے، تابش نے سامنے کی جانب دیکھتے کہا۔ حاشر نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ اسے اچنبھے نے آ گھیرا تھا۔ حاشر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی تابش اس لڑکی کی طرف پہنچ چکا تھا۔ صفا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صفا نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھو، تم بتا سکتی ہو، ٹرسٹ می، ہو سکتا ہے میں اس بارے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس کی نظریں اب بھی صفا کے بھیگے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہے نا کچھ نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اب اٹھ کر اپنے ہاتھ سے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کرتی یہاں سے چلی گئی۔ تابش کو نہ جانے کیوں اس کا رونا اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جا رہا تھا جب حاشر نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کیا ہوا، کچھ بتایا اس نے؟ تابش نے اس کی نظروں میں دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں یونیورسٹی کے مین گیٹ پر موجود تھے۔ صفا اس وقت کسی آدمی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ آدمی غالباً اس کا ڈرائیور تھا اور اس کی عمر لگ بھگ 50 کی تھی۔ وہ اس سے سر جھکائے ہوئے کوئی بات کر رہا تھا، پر وہ اس آدمی کے ساتھ ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ان سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑے تھے اور ان کے بعد بخوبی سن سکتے تھے۔ آپ کی ماں ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ جب میں اپنی چھٹیاں گزار کر گاؤں سے واپس آیا تو مجھے ان کی موت کا سن کر افسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ ہم سب سے ہمارا صاحبان چھن گیا ہو۔ وہ ہمیشہ ہم سب کا خیال رکھتی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں کا پوچھتی تھی، ہم سے ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ بس اب ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے درجات بلند کرے۔ صفا نے اس آدمی کی جانب دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ بات کے اختتام پر آدمی نے اب صفا کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھر وہ اس میں براجمان ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے تابش نے اپنے اندر اس نئی تبدیلی کو محسوس کیا تھا۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن۔ تابش آج بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تابش کے پیروں میں سمندر کی لہروں نے ایک ننھا سا سیب چبھویا تو وہ حال میں آیا۔ اسے آج بھی سوچتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی جیسے اس دن ہوئی تھی، اور نہ جانے کب اس تکلیف نے محبت کا آنچل اوڑھ لیا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے اپنی یہ تکلیف کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، حاشر کو بھی نہیں۔ وہ اپنی آگے کی زندگی اب اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کی خواہش مند تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جس راہ گیر کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس راہ گیر میں اس کے لیے کتنے کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ اتنے کانٹے کہ اگر جو اس نے ان پر چلنے کی ٹھانی تھی تو وہ خود لہو لہو ہو جائے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اسے اپنے موبائل کے بجنے کی آواز آئی۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا تو اس پر پڑھاکو آدمی لکھا آ رہا تھا۔ ایک تو یہ پڑھاکو سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کولیس کی اور کان سے لگا لیا۔ کہاں غائب ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے تم بھی آفس کے 30% اونر ہو؟ تابش اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ بس یار، کہیں غائب ہو گیا تھا، پر پھر میرے پڑھاکو دوست کے فون نے مجھے واپس بلا لیا اور یہ بھی اچھے سے یاد دلا دیا کہ میں بھی اس کے آفس کا 30% اونر ہوں۔ حاشر کو اس کی آواز سن کر اچھا محسوس ہوا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کتنی دیر سے غائب تھا۔ اچھا خاصا پرسکون ماحول تھا آفس کا۔ مجھے ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میرا دوست بھاگ گیا۔ اب دیکھو، میں نے خود کا اور پورے اسٹاف کا سکون تباہ و برباد کر دیا۔ تابش نے اس کی بات سنتے کہکا لگایا تھا۔ تو اب بھگتو، کیونکہ تم نے خود مصیبت کو دعوت دی ہے۔ اس کی آواز اب دور جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اتنی کہ سمندر کے شور میں سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہے روا اس راہ گیر پر جس کی کوئی منزل نہ ہو، جستجو کرتے ہیں اس کی جو ہمیں حاصل نہ ہو۔ فضر آئرہ کے گھر واپس آئی تو آئرہ اس وقت صوفے پر پاؤں رکھے ہوئے موبائل پر مصروف تھی۔ تبھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس جگا تو اس نے دیکھا فضر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اچانک فضر کو یہاں دیکھ کر چونک گئی تھی۔ دیکھو ذرا، تمہیں میری محبت دوبارہ لے آئی نا میرے در پر۔ آئرہ موبائل وہیں رکھتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر
اس کی جانب بڑھی تھی، پھر اس کی نظر اس کے آنکھوں میں پڑی۔ اسے حیرانگی کا سامنا ہوا تھا۔ فضل رو رہی تھی، بہت برے طرح وہ روتے ہوئے اس سے گلے لگی تھی۔ آئرہ کو اس کا رونا سمجھ نہ آیا۔ اس نے پریشان نظروں سے رامز کی جانب دیکھا، جو خود بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے فضل کو صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اسے تھمایا، اور وہ اب رامز کی جانب آئی تھی۔ رامز، آپ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ رامز نے پریشان نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو اب دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ آئرہ، تم رامز کو اپنے کمرے میں لے جاؤ پلیز۔ فضل نے ایسے بیٹھے بیٹھے آئرہ کو مخاطب کیا۔ آئرہ نے سر اٹھا کر رامز کو اٹھنے کا کہا۔ رامز اب اس کی انگلی تھامے پیچھے مڑ کر جاتے ہوئے فضل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ننھی آنکھوں میں 2 آنسو تھے۔ وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا اپنی ماں کی تکلیف کو۔ آئرہ رامز کو چھوڑ کر دوبارہ اس کے پاس آئی تھی اور اب فضل کے برابر میں بیٹھی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ چلو اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آئرہ نے اس کے ہاتھ تھاما تو وہ بھیگی ہوئی آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم صحیح کہتی تھی کہ میں تھک جاؤں گی، میں واقعی تھک گئی ہوں۔ آئرہ، مجھے سمجھ نہیں آتا میں ایسا کیا کروں جس سے بابا ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ تم بتاؤ میں ایسا کیا کروں؟ یقین کرو، ہر وہ کوشش کی ہے میں نے جو مجھ سے ہونا ناممکن سی بات تھی۔ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، پر انہوں نے یہ صلا دیا کہ ایک بار پھر مجھے اس اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں جس میں انہوں نے برسوں پہلے دھکیلا تھا۔ آئرہ اسے خاموش نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ آج جب میں گھر گئی تو وہ کسی آدمی سے میرے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ بات جو ایک غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کرتے ہوئے بھی کئی بار سوچتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگ کر اس کی ہتھیلی میں جذب ہو رہے تھے۔ آج میں بابا کی بات سن کر گرنے والی تھی۔ وہ میرا سودا کر چکے تھے اور تبھی مجھے میرے بیٹے نے سنبھالا۔ اگر میں وہاں سے جانے کی جلدی نہ کرتی تو اب تک نہ جانے کن درندوں کے سامنے رسوا ہو جاتی، اور پھر میرا رامز بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ آئرہ، اگر وہ اس وقت میرے ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا۔ آئرہ نے فضل کو اپنے کندھے سے لگایا اور اس کے سر کو تھپکنے لگی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ تم فوراً یہاں آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مت تھکاؤ خود کو، تمہیں اس راہ سے کچھ حاصل نہیں ہونا، پر خیر ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اب تم اس بات کو سوچنا چھوڑ دو اور فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے مزیدار چائے بناتی ہوں۔ آئرہ نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور موبائل ہاتھ میں لیے اس کے لیے چائے بنانے کے لیے چل دی۔ وہ کچن میں آئی اور چائے میں سامان ڈال کر چولہے پر چڑھا دی۔ وہ چائے کو دیکھتے ہوئے فضل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کالج کے دنوں میں وہ کتنا خوش رہا کرتی تھی، ہر بات پر ہنستی مسکراتی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ آج وہ والی فضل کہیں کھو سی گئی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی اس پیاری سی دوست کو زندگی کی خوشیاں راس نہیں آئی تھیں۔ شاید اسے اس سب کا حق نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں ہنسنا مسکرانا نہیں لکھا تھا۔ اس کی زندگی میں بس تکلیف ہی تھی، اور وہ تکلیفیں بھی کسی اور کی دی ہوئی نہیں بلکہ اس کے خود کے باپ کی دی ہوئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے کچن کاؤنٹر پر پڑا ہوا موبائل اٹھایا تو اس میں ماما کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ماما؟ اس نے پتیلی میں دودھ ڈالتے ہوئے کہا۔ موبائل اسپیکر کھولے وہ کام میں مصروف رہی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ فون کی دوسری جانب بے حد شور سنائی دیا تھا۔ موسیقی اور لوگوں کے ہنسنے کی آواز گڑبڑ ہو رہی تھی۔ کتنا شور ہے وہاں؟ آئرہ نے منہ بنایا تھا۔ ہاں تو بیٹا، شادی والا گھر ہے، شادی والے گھر میں تو یہ سب عام ہوتا ہے۔ آئرہ نے ان کی بات پر جھرجھری لی۔ یہاں پر سب تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کچھ پل رک کر راشدہ نے کہا۔ کرنے دیں، اس کی بات میں اداسی چھائی تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، سب خیریت ہے؟ وہ ماں تھی، آخر پہچان گئی تھی کہ ان کی بیٹی اداس ہے۔ کچھ نہیں ماما، بس فضل کے لیے پریشان ہوں۔ اس نے چائے میں نظر آتے ہوئے بلبلے کو دیکھا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ وہ شاید کسی اور جگہ پر آ گئی تھی کیونکہ اب شور نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باپ نے دوبارہ وہی حرکت کی ہے۔ کون سی؟ کیا اس نے دوبارہ مارا ہے؟ نہیں ماما، وہ آج دوبارہ اپنے گھر گئی تھی، وہاں اس نے سنا کہ اس کے باپ نے اس کا سودا کر دیا ہے۔ اوہ بیچاری، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب کہاں ہے وہ؟ ان کے لہجے میں دکھ کی رنجش تھی۔ یہی میرے پاس ہیں۔ راشدہ کو اس کی بات چبھی تھی۔ آئرہ، کیا تم نے ہمارے گھر کو یتیم خانہ بنا رکھا ہے جو ہر کوئی منہ اٹھائے ہوئے آ جاتا؟ جی، میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ اور وہ ان کی بات واقعی نہیں سمجھی تھی۔ مانا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہمارے پاس ہی آ جائے۔ ماما، اس بیچاری کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ کہاں جاتی؟ اور وہ دوست ہے میری،
मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? दोस्त है तो क्या हुआ, तुम उसे हमेशा के लिए अपने घर बैठा दोगी? क्या तुम्हें पता नहीं आजकल के हालात? अगर उसका बाप यहाँ पहुंच गया, आजकल तो बंदा अपनों पर भरोसा ना करे, और तुम एक पराई लड़की को कब से बिठाई बैठी हो? पहले तो चलो ठीक था, उसे चोट लगी थी, लेकिन आयरा ने उनकी आधी बात सुने ही फोन काट दिया। उसे अपनी सगी माँ के अल्फाज सख्त नागवार गुजरे थे। वो ऐसा क्यों कह रही थी? आयरा की समझ से बाला तर था। फजा दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी जिंदगी में ये दिन भी लिखा था। उसने कभी नहीं सोचा था। आज कई लोगों के चेहरे से नकाब उतरे थे। राष्ट्रा बेगम जो उसे मेरी बेटी कहते हुए थकती नहीं थी, आज उन्होंने ये सब उसके पीठ पीछे कहा था। उसे यकीन करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, पर जिंदगी की तल्ख हकीकत उसे वही बता रही थी जो उसने खुद अपने कानों से सुना था। और नहीं, वो आयरा से नाराज नहीं थी। वो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक आयरा ही थी जिसने उसका हर मोड़ पर साथ दिया था। वो कहते हैं ना, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। यहाँ वही मिसाल थी। रात का पिछला पहर था और फजर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आज के हुए वाकयात और फिर रास्ता की बात को सोच रही थी। उससे फैसला नहीं हो पा रहा था कि वो क्या करे, वो कहाँ जाए। उसने अपने बराबर में लेटे हुए रामिस को देखा, फिर साइड टेबल पर धरा हुआ अपना मोबाइल उठाया और नोटपैड में लिखने लगी। मेरी वजह से मेरा बेटा भी मेरी जिंदगी की तलखियों को झेल रहा है। उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं है, फिर मेरे बाबा उसका बचपन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर मुझे कुछ हो जाता तो सबसे बुरा असर उसकी शख्सियत पर होता। अगर ये मेरे साथ ना होता, फिर मैं जैसे तैसे जिंदगी बसर कर देती। मैं इन सब में राजी हो जाती जो बाबा चाहते हैं। पर नहीं, अब मेरे साथ मेरा बेटा है। मुझे खुद को अपने बेटे के लिए खड़ा करना होगा। मुझे इसकी बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कुछ फैसला करना होगा। उसने एक पल को रुककर ठंडी सांस भरी, फिर दोबारा लिखने लगी। मुझे अब अपने लिए नया ठिकाना ढूंढना होगा। कब तक यूं आयरा के पास रहूंगी? उसकी अम्मी बिल्कुल सही कहती हैं। मैंने उनकी किसी बात का बुरा नहीं माना। वो अपनी जगह पर ठीक हैं। मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। ये सब लिखते ही उसने फोन टेबल पर रखा और पलंग पर टेक लगाकर बैठ गई थी। नींद अब भी कोसों दूर थी। अब जैसे उसे अपने अंदर एक सुकून सा भरता हुआ महसूस हो रहा था। उससे जो फैसला नहीं हो पा रहा था, वो पल भर में हो चुका था। सुबह आयरा उठी तो फजर और रामिस दोनों जाने के लिए तैयार खड़े थे। फजर रामिस के बाल सेट कर रही थी। ये सवारी किधर जा रही है? उसने माहौल का तनाव खत्म करने की कोशिश की थी। कल पूरे दिन से घर में इतनी खामोशी और तनाव फैला हुआ था, जैसे कोई जी नफ्स मौजूद ना हो। हम जा रहे हैं। फजर ने रामिस के बाल सेट कर लिए थे। अब वो अपना मोबाइल पर्स में रख रही थी। क्या मतलब, तुम लोग दोबारा वहां जा रहे हो? अपने अब्बा के पास सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी? फजर ने उसकी जानिब रुक कर कहा। नहीं, हम वहां नहीं जा रहे। हम अब कभी वहां नहीं जाएंगे। मैं और रामिस कहीं और जा रहे हैं। उसने मुस्कुराकर रामिस को देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कुराने से फजर को अपने दिल पर पड़ा हुआ बोझ कुछ कम महसूस हुआ था। लेकिन जा कहाँ रहे हो, ये तो बताओ। आयरा ने उसे तशवीश से देखा। और तुम लोग जा ही क्यों रहे हो यहाँ से? कुछ गलत हो गया मुझसे फजर? आयरा को महसूस हुआ कहीं फजर ने उसकी माँ की बातें तो नहीं सुन ली, पर तभी उसने अपना ख्याल झटका। नहीं, फजर कैसे सुन सकती है? यार, हम लोग कब तक यहाँ रहेंगे? पिछले एक हफ्ते से मैं यहाँ हूँ। अब हम दोनों घर भी नहीं जा सकते दोबारा, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए एक खास जगह ढूंढी है। फजर ने उसके गिर्द हाथ फैलाकर कहा था। कौन सी जगह? आयरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। दारुल अमान। वहां जाकर मुझे बहुत कुछ सीखना भी है, जैसे सिलाई कढ़ाई, जो कि बाद में मेरी बहुत काम भी आएगा। आयरा ने एक झटका खाकर उसे देखा था। फजर। हाँ आयरा, हम दारुल अमान जा रहे हैं और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगी। आयरा की आंख में उसकी बात सुनकर आंसू भर आए थे। लेकिन क्यों फजर, क्या तुम्हारे पास और कोई हल नहीं है? आयरा चाहती थी कि किसी भी तरह वो फजर को अपने घर में रहने के लिए राजी कर दे। नहीं आयरा, मेरे पास बस यही आखिरी हल है। मैं खुद मुख्तार बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे जमा करके अपने और अपने बेटे के लिए एक अच्छे घर का इंतजाम कर सकूं। आयरा कुछ कहती इससे पहले ही फजर ने अपना हाथ उठाकर उसे रोका था। अब मैं मुस्तकिल तो तुम्हारे पास नहीं रह सकती ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है, जब रामिस बड़ा होगा मैं उसे तब बता सकूंगी कि कभी भी किसी के कंधे पर बोझ नहीं बनना, किसी का मोहताज नहीं बनना, बल्कि उसे अपने बलबूते पर कुछ करना है। यकीन करो, जब से मैंने ये फैसला किया है, उसके बाद से मेरे अंदर एक सुकून बर्पा हो गया है। मेरा दिल खुश है इस फैसले से। मैं समझ सकती हूँ फजर,
लेकिन तुम एक और हल भी तो तलाश कर सकती हो। तुम ये सब यहाँ रहकर भी तो कर सकती हो। आयरा ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। नहीं आयरा, ये सब होना मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी? आखिर में आयरा की आंखों में एक आंसू तैर रहा था। फजल ने नफी में सर हिलाकर उसे रोने से बाज रखा, फिर बोली, मानने वाली बात होती तो मैं मान भी चुकी होती, लेकिन इस फैसले से अब मेरा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए। खैर ये बताओ, तुम हमसे मिलने आओगी? आयरा ने आंसू साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया तो फजल मुस्कुरा दी। वो अब एक आलीशान इमारत के सामने खड़ी थी, जिसके माथे पर साजदा बख्तियार दारुल अमान लिखा था। इस नाम को देखते ही उसने रामिस को देखा। वो भी उसे देख रहा था, और फिर उन दोनों ने अपने कदम अंदर की जानिब गामजन किए। उनकी जिंदगी में नई शुरुआत होने लगी थी। उसके अंदर जाते ही सामने एक सांवली सी लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। ये 20 साला हिबा थी। उसका कद दरमियाना था, सर पर दुपट्टा लिए वो किसी से बात करने में मगन थी। तभी हिबा की नजर उस पर पड़ी। उसने फोन पर किसी को अलविदाई कलामात कहते हुए उसकी जानिब बढ़ी थी। अस्सलामुअलैकुम। जी, क्या आपको किसी से मिलना है? अगर आपको मिलना है तो हमारे बॉस से मीटिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जो भी मिलने आता है उससे पहले हमारे बॉस से मिलना होता है। हिबा ने मुस्कुराकर हाथ बांधते हुए कहा था। नहीं, हम यहाँ किसी से मिलने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने आए हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। फजल ने उस लड़की की जानिब देखा। ओह अच्छा, चलो फिर आओ, मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ यहाँ। हिबा ने उसकी बात सुनते मुस्कुराकर उससे अपने साथ चलने को कहा। रामिज भी फजल का हाथ थामे उसके साथ चलने लगा था। आपका नाम क्या है? हिबा ने फजल के साथ चलते हुए उसका नाम पूछा तो उसने हिबा की जानिब देखा, फिर कहा, फजल जुल्फिकार। माशाअल्लाह, अच्छा नाम है। मेरा नाम हिबा है और मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। आप सोच रही होंगी कि क्या अजीब बंदी है, मैंने नाम पूछा नहीं फिर भी बता दिया। फजल ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, मुझे तुम अच्छी लगी हो हिबा। फजल की बात सुनकर उसके गाल लाल टमाटर हुए थे। फिर उसने कुछ देर बाद संभल कर दोबारा पूछा, वैसे ये क्यूटू कौन है? हिबा ने रामिस को प्यार करते हुए कहा था। ये मेरा बेटा है, रामिस नाम है इसका। ये बेटा है आपका? मैं कब से आपका छोटा भाई समझ रही थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। हिबा को हैरत हुई थी, फिर आखिर में कहकर खुद भी हंसती थी। वैसे आप शादीशुदा लगती नहीं हैं। अगर मुझे पता नहीं चलता तो मैं इसको आपका भाई ही समझती। वो दोनों अब एक पलंग के सामने खड़ी थीं। उनके चारों तरफ लड़कियां, बच्चों और औरतों का हुजूम था। फजल अपनी निगाहें चारों ओर फैलाए देख रही थी। उनमें कुछ लड़कियां और औरतें ऐसी थीं जो सिलाई कढ़ाई में मसरूफ दिखाई दे रही थीं। फजल को एक बार फिर अपने के फैसले पर सुकून मिला था। क्यूटू देखो, आपके जितने और भी बच्चे हैं यहाँ पर, चलो मैं आपको इनसे मिलवा दूं। रामिस ने उसके बात सुनकर फजल को देखा, फिर पूछा, मामा क्या मैं चला जाऊं? फजल ने मुस्कुराकर उसे जाने की इजाजत दी। हिबा मुस्कुराकर उन दोनों माँ बेटे को देख रही थी। वो रामिस को लिए उन बच्चों के पास जा रही थी जब उसके कानों में फजल की आवाज गूंजी। सुनो, क्या तुम मुझे अपना पूरा नाम बता सकती हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो फजल उसे ही देख रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर फजल को अपना पूरा नाम बताया, हिबा फातिमा। कुछ माह कबल यहाँ आज भी लड़कियों की आहो बका माहौल में रची बसी थी। ये तो अब उनके लिए रोज का मामूल था। जो यहाँ अड्डे पर काम करते थे उन्हें अब इस सब की आदत हो चुकी थी, खासकर उसे जो उन सब की मलका थी। वो किसी मलका किसी शान के साथ अपने तख्त पर बराजमान थी। हाथ में वही चाकू चमक रहा था। सामने ही 3 मर्द खड़े थे। एक शातिर अंदाज में खड़ा दूसरे मर्द को देख रहा था, जैसे उसे कह रहा हो, मैंने जो कहा वो कर दिखाया। दूसरा शदीद गुस्से के आलम में हथेली मसल रहा था, और तीसरा खामोशी से सर झुकाए हुए खड़ा था, जैसे वो यहाँ हो ही ना। मलका अपनी जगह से उठी और तीसरे मर्द के सामने जा खड़ी हुई। उस मर्द के वजूद में कपकपी सी दौड़ गई थी। न जाने क्यों वो सामने खड़ी लड़की से आंखें भी न मिला सका। सिराज महफूज आंखों से देखने लगे। आपको मालूम ही होगा कि हम किसी एरे गैर को अपने धंधे में मुलविस नहीं कर सकते, फिर भी आप। वो हनूज उसी मर्द को देखते हुए बोली तो सिराज ने बीच में ही मुदाखलत की। ये कोई एरा गैरा नहीं है, मेरा जानने वाला है। और जहाँ तक बात है मुलविस होने की, तो जब दूसरे कम अक्ल लोग धंधे में मुलविस हो सकते हैं तो ये अक्लमंद आदमी भी हो सकता है। उन्होंने हादी पर नजर जमाई। वो उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हादी ने गुस्सेली नजरों से बाप को देखा। दोनों की आंखें मिली। सिराज मुस्कुराए, फिर रुख समी की तरफ किया और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेचारा काफी दिन से मारा मारा फिर रहा था।
काम के लिए मुझसे देखा नहीं गया तो ले आया यहाँ। फॉक्सी वापसी जगह पर बैठी। इसे मालूम भी है हम काम किस नौयत का करते हैं। आंखों में संजीदगी पनाह थी। बिल्कुल, इसे आधे तक मैं सब बता चुका हूँ। ये सब कुछ करने के लिए राजी है। इसे बस अपने बच्चों का पेट भरना है। अब पैसे जहाँ से भी आए कोई सरोकार नहीं। क्यों लड़के, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? उन्होंने आखिर में उसे मुखातिब किया था। समी ने बड़ी दिक्कतों के बाद बस सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। सिराज अब भी उसके बारे में कुछ बोल रहे थे, मगर वो कुछ भी सुनने से कासिर हो चुका था। उसके इर्द गिर्द खड़ा हुआ उसका ज़मीर उसे लान तान किए हुए जा रहा था। दिमाग अलग कोड़े बरसा रहा था और दिल अलग कोस रहा था, मगर वो तीनों को फरामोश किए हुए खड़ा रहा। एकदम ही पेट में एक जकड़ सी पैदा हुई थी। शदीद दर्द सा उठा था। शायद वजह भूख थी, क्योंकि घर में पिछले कुछ महीनों से ठीक से कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। एक आग सी लगी थी पेट में। इंसान के पेट की आग उससे हर वो काम करवा लेती है जिसने कभी उस काम का करने का सोचा भी नहीं होता। उसने भी नहीं सोचा था, वो बगैर सोचे समझे उस आग को गले से लगा चुका था, ये जाने बगैर कि अनकरीब वही आग उसे भस्म कर देने वाली है। कंधे पर जोर बढ़ता हुआ महसूस हुआ तो वापस होश की दुनिया में दाखिल हुआ। बताओ फिर क्या सोचा? फॉक्सी हनूस उसी को देखे जा रही थी। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं, इसीलिए फिलहाल मैं इन दोनों को इम्तिहान में खड़ा करूंगी। जो अपनी जहानत के बलबूते पर इस इम्तिहान को पार करेगा वो ही मेरे करीबी लोगों में शुमार किया जाएगा। वो कहती जगह से उठी और कमरे से निकल गई। पीछे खड़े वो मर्द सोचते रह गए कि जीतना कैसे है। वो सर झुकाए अपने पलंग पर बैठा था। उसके चेहरे पर शदीद रंज ने डेरा जमाया हुआ था। जब से उसने वो काम करने की हामी भरी थी तब से दिल में कुछ अजीब बेचैनी थी। किसी पल सुकून मौसर नहीं था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे इस तरह बैठा देखकर सायरा बराबर में आ बैठी। उसके हाथ में चाय का कप था जो कि यकीनन वो अपने शौहर के लिए लाई थी। समी ने पहले भाप उड़ाते हुए चाय के कप को देखा, फिर अपनी नजरें सायरा पर मरकूज की। उसकी आंखों में सवाल था। समी ने नजरें चुराई। सायरा ने उसका हाथ थामा। तुमने बताया नहीं, फिर बात बनी कि नहीं? उसका लहजा आज कदर इत्मीनान भरा हुआ था। समी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सारा खून उसके जिस्म से निचोड़ लिया हो। जब्त से आंखें बंद करते वो जिस तकलीफ से गुजरा था उसका सायरा को इल्म नहीं था, या शायद उसे मालूम था, वो जानकर अनजान बन रही थी। समी ने सायरा के हाथ में दबा हुआ हाथ आज़ाद किया। मैंने एक गलत काम को करने की हामी भर ली, सिर्फ इन फाकों की वजह से। सायरा ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये सब तो आजकल मामूली समझा जाता है। आजकल इससे बढ़कर भी लोग गलत काम कर रहे हैं, वो भी खुश हैं। इसलिए मैं कहती हूँ तुम भी फिक्र मत करो, बस खुश असलूबी से अपना काम करो। वो अब परेशान ज़दा निगाहों से उसे देख रहा था। लेकिन है तो ये गलत काम ही ना, और गलत कामों में कभी भी बरकत नहीं होती, कहीं ना कहीं बेसुकूनी होती ही है। सायरा उसके बात सुने जोर जोर से हंसने लगी थी। तुम किस जमाने में रह रहे हो? आजकल ये सब दकियानूसी समझा जाता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उसने अपने शौहर के कॉलर पर नादिना गार्ड ठीक की। तुम बस उन फालतू की बातों को सोचने से परहेज करो और मुस्तकबिल संवारो, अपना, मेरा और हमारे बच्चों का। उस आदमी को सायरा की आंखों में एक गहरी चमक दिखी थी जो शायद उसने कभी देखी भी ना हो। सायरा ने अपने शौहर को खुद की जानी पुरसोस नजरों से देखता पाया तो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। इस तरह वो वापस हाल में आया। फिर बताओ क्या सोचा तुमने? उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो उसने अपनी निगाहें सामने दीवार पर जमाई। अंदर कहीं मेरे दिल में अब भी एक अनजाना सा खौफ है सायरा। मुझे ऐसा लगता है मेरे गुनाहों की सजा मेरी रानिया सहेगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं अगर किसी की बेटी के साथ गलत करूँगा तो वो सब पलटकर मेरी बेटी की तरफ आएगा। सायरा ने नफी में सर हिलाया। मैंने कहा ना तुम ये सब मत सोचो, ये तो आजकल की दुनिया का दस्तूर है। कौन है मुझे बताओ इस दुनिया में जिसने आज तक गलत काम ना किया होगा? कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में। और रही हमारी बेटी की बात, तो फिक्र मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, ये बस तुम्हारी फालतू की सोचें हैं। उसने अपने शोहर की जानिब देखा और मज़ीद समझाने लगी। आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाह में मुलव्विस ना हो। हर किसी ने अपने हिस्से का गुनाह किया होता है। फिर तुम क्यों डर रहे हो? तुम भी करो। सायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अस्बात में सर हिला दिया। बीवी की बातों से वक्ती तौर पर उसका दिल मुतमईन हो चुका था, मगर फिर भी ज़मीर उसे यह काम करने से रोक रहा था। आज वो चार लोग सफ़ेद इमारत में किसी खास वजह से जमा हुए थे।
फॉक्सी ने उन दोनों आदमियों का इम्तिहान लेना था जिनका उनसे वादा किया गया था। हमेशा की तरह वो गोथा कोट पहने हुए, हुड सर पर गिराए, बालों का जोड़ा बांधे जिससे लटी निकल कर झूल रही थी, और चेहरे पर मास्क लगाए हुए उन तीनों मर्दों के सामने खड़ी थी। हादी और समी बड़ी तवज्जो से सोफे पर बैठे हुए उसकी तमाम बातें हिफ्ज कर रहे थे। सिराज उनसे कुछ फासले पर बैठे हुए अपने मोबाइल में मसरूफ रहे, जैसे उन्हें उन तीनों लोगों से कोई लेने देना ना हो। वो चलते चलते रुकी और उन दोनों से मुखातिब हुई। आज का मिशन तुम दोनों करोगे। आज तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। दोनों में से कोई भी कामयाब ठहरा तो वह मेरा साथी कहलाएगा। उसने हादी की आंखों पर नजर डाली। वहां एक खास किस्म की चमक थी, जैसे उसे अभी से इल्हाम हो गया हो कि उसकी जीत यकीनी है। हादी से नजरें हटाकर समी की जानिब देखा, जहां घबराहट वाज़े थी। फॉक्सी के देखने पर समी ने थूक गले से नीचे उतारा और उससे नजर चुरा गया। फॉक्सी को उसकी ये अदा हंसने पर मजबूर कर गई थी। सर झटका और कांच के टेबल पर मैप बिछाने लगी और फिर उस मखसूस जगह पर हाथ रखा जहां आज जाना था। ये गर्ल्स कॉलेज है और तुम दोनों को यहीं से 3-4 लड़कियां उठानी हैं, बगैर किसी को शक में मुब्तला किए। वो दोनों मैप के उस हिस्से को देखने लगे थे जहां उसने उंगली रखी थी। नजरें उन दोनों पर गामजन थी। ये काम इंतहाई तवज्जो के साथ होना चाहिए, और याद रहे मेरे काम में कोई खराबी की गुंजाइश नहीं, वरना तुम लोगों का नुकसान बहुत बड़ा और गहरा हो सकता है। इतना कि सोचा भी नहीं होगा तुमने। हादी को अब कुछ कुछ घबराहट होने लगी थी। वो काम को जितना आसान समझ रहा था, इतना है नहीं। फॉक्सी उसके चेहरे पर पड़ती परेशानी भाप चुकी थी। उसने दोनों के व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी, फिर ज़रूरी हिदायत देने लगी। समी, तुम गाड़ी चलाओगे, निहायत ही अक्लमंदी से, किसी के शक में आए बगैर अड्डे तक आओगे, क्योंकि पुलिस हर जानिब कीड़े मकोड़ों की तरह फैली हुई है। समी ने समझकर अजबात में सर हिलाया। दिल अब भी मुतमईन नहीं था उस काम से। एक डर सा था जिसने रातों को नींद हराम कर दी थी। फॉक्सी ने तवज्जो हादी की जानिब की। और हादी, तुम पीछे बैठी लड़कियों की चौकीदारी करोगे, याद रहे वो भागने ना पाए। सिराज उस आखिरी बात पर बेइख्तियार हंसते चले गए, फिर हादी को जताती नजरों से देखकर बहुत कुछ बावर करवाया। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।